ओके, फंडामेंटल आइडियाज़ देखने के बाद नेक्स्ट इक्वेशन की अब हम इसका मैथमेटिकल व्यू देखेंगे, राइट, कि ये मैथमेटिकली किस तरीके से कंसंट्रेशन टेम्परेचर को रिलेट करता है। नेक्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन जो गिव्स फ्री एनर्जी एंड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन की है, जिसका रिलेशनशिप है विद कंसंट्रेशन कोशेंट। ये हमने +1 में इक्विलिब्रियम में इसको स्टडी किया हुआ है। तो जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एट एनी टेम्परेचर, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, दे आर रिलेटेड विद दिस इक्वेशन, राइट। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे इस क्यू को चेंज करके यहाँ से डेल्टा जी स्टैंडर्ड की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। वेल, एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, वो ये है कि अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो एट इक्विलिब्रियम वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो है 0। तो इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे डेल्टा जी 0 हो जाएगा और मुझे ऐसा मिलेगा कि डेल्टा जी स्टैंडर्ड मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव आर टाइम्स टी नेचुरल लॉग ऑफ वो यहाँ पर के, नॉट क्यू, दिस टाइम के, बिकॉज अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, अटेन हो चुका है इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर आपके पास यहाँ के आएगा इंस्टेड ऑफ क्यू। ओके, इन इक्विलिब्रियम दिस वाज द रिलेशनशिप। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसका एक रिलेशनशिप ईएमएफ ऑफ सेल के साथ भी है, और वो है रिलेशनशिप ये, जिसमें आपने एक ये देखा है सिंबॉलिकली एक एफ सबस्क्रिप्ट डी है, ये है फैराडे का सिंबल, राइट। तो यहाँ एफ सबस्क्रिप्ट डी 96500 कूलॉन्स पर मोल, राइट, ये है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, सो अगर मैं डेल्टा जी के लिए ये इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखता हूँ, जिसमें कि आप देखेंगे कि n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर taking part in the chemical reaction, Fd is a constant which is called the Faraday's constant, and E is the EMF of the cell. We can write here E cell. Okay, now substituting this value in this delta G and similarly this values with delta G standard, we get this result, right. So अगर आपके पास डेल्टा जी है एट एनी टेम्परेचर तो यहाँ पर ई सेल होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में ई स्टैंडर्ड हो जाएगा, राइट। और इस पूरे इक्वेशन को फिल्टर आउट करके हमारे पास आता है -NF से डिवाइड करके दोनों साइड, एंड देन बाय रीअरेंजिंग वी गेट दिस वैल्यू, राइट। सो ये आपके पास आ जाएगा, इसे आप मैथमेटिकली कर देख लीजिए, राइट, जिससे मैं ई नॉट माइनस यहाँ आर की वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशन में, टी की वैल्यू 298 और एन की वैल्यू n, राइट, एफ डी की वैल्यू आप 96400 और 96500 यू कैन सप्लाई, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस और मोर डिफरेंसेस इन दी न्यूमेरिकल वैल्यूज़। और ये जो नेचुरल लॉगरिथम है, राइट, नेचुरल लॉगरिथम ln, इसको रिवर्स देखना है, नेचुरल लॉग, इसे आप लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो ये सारा कुछ सॉल्व करके फिल्टर आउट हो करके हमारे पास ये आता है वैल्यू 0.0592 by n. Solving all these numbers we get this number, right, and log of concentration quotient log का बेस 10। well, इसमें आपको 10 लिखना रिक्वायर्ड नहीं है, राइट, और ये 25 डिग्री सेल्सियस पर है स्टैंडर्ड कंडीशन पे। ऑल राइट, सो दैट वाज अबाउट द ईएमएफ ऑफ दिस सेल, राइट। और आप देख सकते हैं कि जो ईएमएफ ऑफ दिस सेल है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास अगर जनरल इक्वेशन है, जैसे सपोज कीजिए ए है और मैं इस ए को रिएक्ट करता हूँ बी के साथ में, राइट। ए इज़ समथिंग विच हैज़ सम पॉजिटिव 3 चार्ज and B is something that has -1 charge. So ये आपके पास ऐसा होता है कि ये A neutralized and B is oxidized, right? So you can balance it. अब देखेंगे कि B जो है वो -1 से +2 में गया, मीन्स देयर इज ए इंक्रीज ऑफ 3 numbers, and A 3 से इसमें गया, दैट मीन्स 3,
तो आप देखेंगे इन दोनों कोफिशिएंट्स 1 1 1 बैलेंस हो गया। लेकिन कई सिचुएशन में ये ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ए है जिसके ऊपर +4 है और आपके पास बी है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और इस सिचुएशन में मैं ये कह रहा हूँ कि जो बी है वो +2 हो गया है और जो ए है वो न्यूट्रलाइज हो चुका है। ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि आपको बी को डबल करना पड़ेगा, ऑलराइट, तभी ये बैलेंस होगा। और जिस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मीन्स ये एरो नहीं होगा, वहाँ पर जब इक्विलिब्रियम ऐसा बन जाएगा तो उस कंडीशन में जो कंसंट्रेशन क्वोशिएंट होगा वो होगा बी +2 केटायन टाइम्स ए। और इस बी के लिए आप देखते हैं ये जो पावर है 2 वो भी आप यहाँ पे लगाते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ऑलराइट, ओवर बी रेज़ टू पावर 2 टाइम्स ए विथ +4 चार्ज, ऑलराइट। सो यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो एक्चुअली रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, और ये हमें पता है कि हम जो कंसंट्रेशन क्वोशिएंट ले रहे हैं उसमें जो भी स्पीशीज़ आप ले रहे हैं, कंसंट्रेशन स्पीशीज़ आप ले रहे हैं, उन स्पीशीज़ की जो पावर है वो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होने चाहिए। मोर वन स्पेशल थिंग जो आपके पास ये n है, n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in single balanced equation, right? n is the number of electron in a single balanced equation। ये चीज़ हम कुछ न्यूमेरिकल के साथ देखेंगे। सो अभी हम एक एप्लीकेशन देखते हैं नस्ट इक्वेशन की जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है। तो ये आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, रिप्रेजेंट द सेल विद दिस रिएक्शन, हियर इज द रिएक्शन, जिसमें आप देखेंगे कि मैग्नीशियम, राइट, मैग्नीशियम एलिमेंट जो है वो सिल्वर आयन को रिड्यूस कर रहा है, राइट। और सिल्वर आयन की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁴ है, मैग्नीशियम की जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो 0.13 है। और साथ ही ये भी देखना है कि मैग्नीशियम का सॉलिड है, मीन्स मैग्नीशियम रिबन है, और यहाँ सिल्वर का सॉलिड है, डिपॉजिट हो गया, राइट। सो यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड इनके ईएमएफ भी गिवन है, और हमें यहाँ पर पूछा हुआ है ई सेल, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है, जस्ट ई सेल पूछा गया है, राइट। सो इस कंडीशन में अगर आपको ई सेल कैलकुलेट करना है तो वो दैट मीन्स कि नॉट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब इसके 1 मोलर एंड 1 मोलर होगा तो स्टैंडर्ड कंडीशंस है, और इन कंडीशंस में जब ये 10⁻⁴ है या मीन्स एनी कंडीशन अदर देन 1 मोलर इज नोन एज ई सेल, राइट। ओके, सो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है कि यहाँ हम देख सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम विल बी ऑक्सीडाइज्ड, राइट, टू मैग्नीशियम 2, एंड यू कैन अंडरस्टैंड सिल्वर विल बी रिड्यूस्ड टू सिल्वर। सो आप सिल्वर के लिए यहाँ पे देखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन गेनर होगा प्लस मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का डोनर होगा। हाउ टू बैलेंस इट, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2, ओके, एंड व्हाट वी गेट दिस सेम इक्वेशन, मैग्नीशियम +2 सिल्वर केटायंस मेकिंग मैग्नीशियम cation along with 2 silver atoms, ओके। और साथ ही चीज़ ध्यान रखिए कि आपने इसको ऐड अप किया है तो आपके पास जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, वो है 2.37 वोल्ट ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। और सिल्वर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है विच इज़ 0.80 वोल्ट, और आपने इसको डबल नहीं करना है क्योंकि ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, राइट, जस्ट लाइक वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वाटर के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, उसी तरीके से इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इनके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, एंड यू विल जस्ट ऐड देम, दिस विल गिव यू 3.17 वोल्ट, राइट। और ये मेरे पास आ गया है ई स्टैंडर्ड ऑफ दिस सेल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सो यू गेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ दिस सेल। All right, now applying the Nernst equation. Nernst equation is very simple. Here is the E cell. It is equal to log of, अब देखिए log of लिखते हुए ये ध्यान रखना है कि इसमें जो concentrations आपने लिखनी है, concentration terms, वो पहले products then reactants। तो यहाँ log होगा मैग्नीशियम केटायन का times the silver in solid state with power 2 over magnesium solid, right, times the silver cation times power 2. All right, now these parts means which the things which are in solid state, these will be strike off, and we will be having only magnesium term and silver term. All these values, right, we get
So solving then we get 3.17 minus 0.2955 times log of this number. This comes out to be 71139 and this will give you 2.96 volt. Now the question is why the answer is less than 3.17. बिकॉज रीज़न बहुत सिंपल है कि जो सिल्वर के केटायंस हैं, और आई थिंक यहाँ पे हमें प्लस डालना था, जो सिल्वर के केटायंस हैं इनकी कंसंट्रेशन थी 10⁻⁻⁴ और जो मैग्नीशियम के केटायंस थे इनकी कंसंट्रेशन थी 0.130, राइट। और जिसे रिड्यूस होना है उसकी कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए इस आयन से, राइट, जो रिड्यूस नहीं हो रहा है, राइट। सो क्योंकि ये कंसंट्रेशन कम हो गया, दैट मीन्स कि अब जो टेंडेंसी है जिन आयंस की रिड्यूस होने वाली आयंस की जो टेंडेंसी है या उनके कंसंट्रेशन वो डाउन चला गया, तो इसलिए जो मैक्सिमम वोल्टेज है उससे आपकी वैल्यू ड्रॉप डाउन हो जाएगी। इसका ये भी मतलब होता है कि अगर यहाँ पर सिल्वर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी मैग्नीशियम से, तो डेफिनेटली जो इसकी ये जो वोल्टेज आई 2.96 वो डेफिनेटली आपके स्टैंडर्ड वोल्टेज से भी ज़्यादा आएगी। ऑलराइट, यहाँ पर हमारे पास एक और भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि क्या ईएमएफ ऑफ दिस सेल जो है क्या वो इन केटायंस और स्पीशीज़ की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है या नहीं करता। तो जो इसका आंसर है वो है बिग नो। नाउ द रीज़न इज़ वाई। द रीज़न वेरी सिंपल, बिकॉज जो कंसंट्रेशन है उस पर ये डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन की स्टोइकियोमेट्रिक टर्म्स की रेशो पर। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ देखिए मेरे पास ये मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन है ओवर सिल्वर की कंसंट्रेशन का स्क्वायर है। अब सपोज़ करते हैं, मैं जस्ट एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ कीजिए एज एन एग्जांपल, सपोज़ कीजिए ये नंबर मेरे पास 1/4 आ जाता है। 1/4 सपोज़ कीजिए वैल्यू 1 है और सपोज़ कीजिए कि ये वैल्यू आती है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये 1/4 आया। तो मेरे पास 1/4 तब भी आएगा जब मैं इसको 0.1 और मैं इसको नीचे कुछ ऐसा नंबर ले लूँ जिसके कारण कि ये 4 आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं इसको 0.2 का स्क्वायर कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे 00 आएगा, तो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ 0.01 ले लेता हूँ, राइट। और मैं इसको कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर ये 0.03 होता और नीचे मेरे पास किसी का स्क्वायर करके 0.12 होता एंड अगेन आई वुड गेट 1/4, राइट। सो ये रिलेटिव रेशियोज़ पे डिपेंड करता है, ना कि एक्चुअल वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। तो ये बहुत नोटिस करने वाली बात है कि जितने भी ईएमएफ ऑफ सेल हैं वो सेल्स के ईएमएफ डिपेंड करेंगे उनकी कंसंट्रेशन की स्टोइकियोमेट्रिक रेशियोज़ पे, ना कि उनकी कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ पर। ऑलराइट, सो दैट वाज द बिग गेम। अगर आपको इसमें सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए टर्म्स लिखना है तो वो बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इक्वेशन है और मैं इसके लिए अगर एक्सप्रेशन बनाऊंगा तो मुझे मिलेगा ई सेल मस्ट बी इक्वल टू ई स्टैंडर्ड माइनस 0.0592/n log ऑफ 1 मैग्नीशियम केटायन कंसंट्रेशन ओनली। Why? Because this part will be solid, it should not be included in this concentration quotient term because it does not affect the equilibrium. तो एक ग्राफ भी है मैथमेटिक्स में, आपने देखा होगा y इक्वल्स टू mx प्लस c ग्राफ। तो इसका ग्राफ बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास इस तरफ यदि आपके पास ग्राफ है तो आप इसमें देखेंगे कि ये ग्राफ जो है x एंड y में आएगा, राइट। ओह, एक्चुअली y यहाँ होगा और x यहाँ होगा, राइट। सो दिस वेरी सिंपल ग्राफ। अब देखिए अगर आपके पास सपोज मैं x को 0 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, even then y has some value which is called the c and c is the constant where m is known as slope। मैथमेटिक्स में इनका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है। सो c एक कांस्टेंट है जो x 0 होने पर भी एग्जिस्ट करता है और ये ग्राफ बिल्कुल उसके साथ मैच करता है। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपकी चीज़ दिख रही है यहाँ पर कि मैं इस पोर्शन को अगर y बोलता हूँ तो ये जो पार्ट आता है ये पार्ट बनता है मेरे लिए c, और इसके अलावा जो वेरिएबल पार्ट है, जैसे इसमें वेरिएबल पार्ट हमारे पास x है तो इसमें वेरिएबल पार्ट मेरे पास ये हो गया विच इज़ नोन एज x, और ये जो कांस्टेंट पार्ट है इसको हम बोलेंगे m, राइट। सो y इज इक्वल टू ये c माइनस mx हो गया और यू कैन सी y इक्वल टू माइनस mx प्लस c। तो इस तरह का जो ग्राफ बनेगा y और x का, वो ग्राफ कुछ इस तरह से जाना चाहिए, राइट। नेगेटिव मीन्स डाउनवर्ड स्लोप हो जाएगा। सो इसी के बिहाफ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है ये, द करेक्ट वेरिएशन ऑफ द ईएमएफ ऑफ द मैग्नीशियम
अलॉन्ग विद द लॉग ऑफ मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशंस। तो आपको ये जल्दी से बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है कुछ इस तरीके से। देखिए, अगर आपके पास ई सेल है तो आपके पास वो था ई नॉट माइनस सम नंबर 0.0591 और 2/2 टाइम्स द लॉग ऑफ 1 बाय मैग्नीशियम केटायन। और आप इस माइनस को साइन चेंज कर सकते हैं जब आप इसको रिवर्स करेंगे लॉग में। दैट मीन्स इट विल बी ई नॉट प्लस 0.0591/2 लॉग ऑफ मैग्नीशियम केटायन। तो अगर मैं इसके ग्राफ और इसका ग्राफ चेक करूं तो डेफिनेट सी बात है पॉजिटिव होना चाहिए विद दिस वैल्यू एज द कांस्टेंट। तो ये ग्राफ इसका सबसे सही जाता है। और ये जो वैल्यू आपके पास आई है ये वैल्यू है ई नॉट ऑफ द सेल की, राइट। सो एक हमारे पास और एग्जांपल है, इस एग्जांपल को आप सेल्फ ट्राई करेंगे। मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ इंडिकेट करना चाहता हूँ कि आपके इस इक्वेशन में जो n की वैल्यू है ई स्टैंडर्ड माइनस 0.0592/n, ये n आपके पास इस बैलेंस्ड इक्वेशन से पता लग सकता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 क्रोमियम के एटम है और वो दोनों ही ऑक्सीडाइज हो गए हैं, तो आपके पास यहाँ पे जो चेंज है वो 6 का आएगा। सिमिलरली आप देखेंगे यहाँ पे 3 फेरस आयंस है और वो 3 फेरस आयन जो है आयरन एटम में कन्वर्ट हो गए। तो दैट मीन्स कि +2 से 0, राइट। दैट मीन्स देयर इज अ चेंज ऑफ 2 फॉर ईच वन एंड फॉर 3 पीसेज देयर इज अ चेंज ऑफ 6। सो ये बात ध्यान रखना कि इसके लिए n की वैल्यू आएगी 6। रेस्ट यू कैन सॉल्व एज यू हैव just seen in the previous example. So let us see one more application of Nernst equation, that is the determination of pH of the hydrogen cell. For example, ये मेरे पास एक सेल है, आप देखेंगे कि ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड सेल है हाइड्रोजन का, राइट, जिसमें हाइड्रोजन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 रखा हुआ है और यहाँ पर हाइड्रोजन की मैंने कंसंट्रेशन को मैंने क्वेश्चन मार्क में रखा। दैट मीन्स वी डू नॉट नो हाउ टू मेजर दिस कंसंट्रेशन। और एक मेरे पास है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारे पास जैसे कैलोमल था, तो हम इस तरह का रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और अगर हमारे पास उस इलेक्ट्रोड का ईएमएफ है स्टैंडर्ड, तो क्या हम यहाँ से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पता है देन उसे एक्सप्रेस करने का एक मेथड है पीएच स्केल। पीएच स्केल इक्विलिब्रियम चैप्टर में +1 में भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास देखिए ये सेल है और इस सेल का ईएमएफ हम निकालेंगे कैसे। सिंपली यहाँ पर दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये है रिडक्शन पोटेंशियल रेफरेंस सेल का, जो आपके पास ऑब्वियस रिजल्ट है कि एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा रिड्यूस होगा। ऑक्सीडेशन वाला हमेशा सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में लिखना है और रिड्यूस होने वाला राइट साइड में। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि ये कैथोड है, राइट। सो हम इसे हाईलाइट कर देते हैं कि ये कैथोड है, तो ऑब्वियसली ये पार्ट होगा एनोड का। तो इस तरीके से मुझे रेफरेंस सेल जिसका मुझे ईएमएफ ऑलरेडी मालूम है, और अगर मुझे ई सेल पता लग जाएगा जो कि मेरे उस मल्टीमीटर से पता चलेगा, राइट, जिसे कि आपने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में देखा था, ये मल्टीमीटर है, राइट। सो हमें मल्टीमीटर से ये पता लग जाएगा तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, राइट। सो ये है मेरे पास हाइड्रोजन का रिडक्शन की इक्वेशन, ऑक्सीडेशन इक्वेशन। हाइड्रोजन गैस विल बी ऑक्सीडाइज releasing 2 electrons and then we will have this equation। ये इक्वेशन अभी आपने मैग्नीशियम वाले केस में भी देखा था, सेम इक्वेशन नर्स्ट इक्वेशन यूज़ हो रहा है। यहाँ पर जो Q है वो कंसंट्रेशन क्वोशिएंट है, राइट। सो ये है E एट नॉर्मल कंडीशन एट एनी डिफरेंट कंसंट्रेशन और ये है स्टैंडर्ड वैल्यू। और मुझे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ हाइड्रोजन का मालूम है कि हमने इसको 0 रखा हुआ है, विच वॉज एज्यूम्ड, राइट। देन व्हेन यू सप्लाई इट, अब आप देखेंगे कि इस इक्वेशन में आपके पास जो इक्विलिब्रियम बनेगा, जो इक्वेशन बनेगा उसमें कंसंट्रेशन क्वोशिएंट क्यों आएगा, H प्लस आयंस का स्क्वायर ओवर प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन। अब जो प्रेशर है वो हाइड्रोजन का वो 1 है, सो ऑब्वियसली मेरे पास इस इक्वेशन में सिर्फ ये हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन रह जाएगा और ये जो 2 है उसे हम लॉग से आगे ले जाएंगे और ये 2 इसके साथ स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, राइट। और हमारे पास ये नंबर आ जाएगा इस तरीके से। और मुझे मालूम है कि जो नेगेटिव लॉग ऑफ H है इसे मैं बोलता हूँ pH, तो ये आएगा 0.0592 pH विच इज़ इक्वल टू द E ऑफ द हाइड्रोजन सेल, राइट। इट इज़ इक्वल टू E ऑफ द हाइड्रोजन सेल। लेकिन मुझे इसका निकालना E सेल ना कि हाइड्रोजन का, तो उसके लिए हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
राइट। इस तरीके से ये आ गया, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ई ऑफ हाइड्रोजन की जो वैल्यू है ये, इस वैल्यू को हम यहाँ सप्लाई कर देंगे, राइट। और हमारे पास ये इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से आपके पास pH आएगा कुछ इस तरह से, राइट। सो दैट वाज द सिंपल एक्सप्रेशन फॉर द pH of the hydrogen cell, right? I think it is very easy. तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास ये प्लैटिनम का एक हमने इलेक्ट्रोड बना रखा है, प्लैटिनम के साथ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बना रखा है, राइट। और यहाँ पर आपके पास कंसंट्रेशन पूछी गई है, और ये है आपके पास इलेक्ट्रोड जो मरकरी का था, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसका ई सेल गिवन है 0.55, राइट। सो हमें इसको सॉल्व आउट करना है। तो इसका बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है, वो ये है कि आपके पास ई सेल जो होगा वो होगा इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन, ओके। देन ये वैल्यूज आपके पास हमें पता करनी है। ई सेल आपको अवेलेबल है, और जो मरकरी का जो कैलोमर है इसकी जो वैल्यू है वो है हमारे पास 0.28 वोल्ट। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था, राइट। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये देखिए आप सभी वैल्यूज़ को सप्लाई करेंगे और यू विल गेट 0.27, और आप इस वैल्यू को हाइड्रोजन की इस वोल्टेज को आप इसे सप्लाई करेंगे अपने पिछली इक्वेशन में, राइट। ई सेल माइनस ई रेफरेंस ओवर दिस नंबर, एंड यू विल गेट 4.6 एज द pH वैल्यू। सो यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन हमारे पास, एट व्हाट pH ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल द हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, जो हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव 0.18 किस pH पे शो करेगा, और गैस को हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस पे बबल किया है, ऑलराइट। सो यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशन है वो हम लोगों ने पहले यहाँ पर अभी किया हुआ है, जस्ट थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। वो इक्वेशन ये है, राइट। 0.0592 टाइम्स pH इज इक्वल टू EH2, राइट। बट यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो चीज़ दे रखा है ये एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, राइट। तो अगर मैं इसको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा EH प्लस से EH2, यहाँ 2 लगा लीजिए, और यहाँ पर आ जाएगा 0.0592 टाइम्स pH विद नेगेटिव साइन। अब क्योंकि इस जगह पे दे रखा है आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। सो ऑब्वियसली बात हो रही है ये रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात हो रही है। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन होगा वो बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन होगा, वो होगा E ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। तो मीन्स हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन गैस, राइट, and this will be equal to negative 0.0592 times the pH, okay। अब ये वैल्यू मुझे अवेलेबल है नेगेटिव 0.118 which is negative 0.0592 times the pH. From there you get the pH equals to be 2 approximate, and that is the answer. ओके, सो सिमिलरली अब हमारे पास ई स्टैंडर्ड है सेल एंड इसका रिलेशनशिप विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये बात बहुत सिंपल सी है कि जो EMF ऑफ दिस सेल है वो विद पैसेज ऑफ टाइम इट विल बिकम ज़ीरो। वो ज़ीरो क्यों हो जाता है? बिकॉज जो रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं दोनों इलेक्ट्रोड्स के। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल होगा। डू नॉट थिंक कि मैंने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोला है, ओके। Standard reduction potential, standard EMF will never change. They will have fixed values, but EMF of cell and the reduction potential will change with time and concentration. So ये expression बहुत ही simple है। यहाँ पर आपके पास E cell है, E naught cell minus this equation which is known as Nernst equation। और जब equilibrium होगा तो equilibrium पे हमारे पास जो EMF होगा सेल का वो ज़ीरो हो जाएगा, राइट। और जब ये EMF ज़ीरो हो जाएगा उस कंडीशन में मैं Q को बोलूँगा कि वो K हो चुका है, राइट। सो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज यू विल गेट दिस इक्वेशन, E स्टैंडर्ड इक्वल्स टू 0.0592 ओवर n टाइम्स log 10, और यहाँ log होगा बेस 10 का, ऑलराइट। सो दैट वाज द वेरी सिंपल एक्सप्रेशन रिगार्डिंग द रिलेशनशिप ऑफ E naught cell and equilibrium constant, right? So it's very important relationship between the two physical quantities. Now let us have वन स्पेशल क्वेश्चन। आपके पास एक डेनियल सेल की हमने इक्वेशन की थी बहुत पहले, जिसमें हमने कॉपर और जिंक यूज़ किया था। तो हम आज देखेंगे कि अगर आपके पास इस तरीके से डेनियल सेल है और आपको इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे, राइट। सो ये है जिंक कॉपर का सेल, राइट, जो हमने सबसे फर्स्ट डे किया था। और ये है ई स्टैंडर्ड की वैल्यू,
इसका रिलेशनशिप विद के। तो देखिए मुझे पता है कि इसका जो स्टैंडर्ड EMF आता है वो होता है 1.10 वोल्ट, जिसे कि मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगा, राइट। सो ये 1.10 वोल्ट, यहाँ से सॉल्व आउट करके आपके पास आएगा log k इक्वल टू 37.2 एंड फ्रॉम k यू विल टेक द एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर टू गेट दिस वैल्यू, राइट। सो ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट इसका आता है। ओके, इसका मीनिंग ये बन जाता है कि जिस वक्त जिंक की कंसंट्रेशन राइट के मस्ट बी इक्वल टू जिंक कंसंट्रेशन ओवर कॉपर 2 concentration and this is equal to 2 times 10 to the power 37, almost 10 to the power 37। इसका मीनिंग ये होगा कि जब जिंक की कंसंट्रेशन कॉपर की कंसंट्रेशन 10 raised to power 37 टाइम्स ग्रेटर होगी, उस वक्त जो इक्विलिब्रियम होगा वो अटेंड हो जाएगा। दैट मीन्स उस कंडीशन में दोनों तरफ के जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इक्वल होंगे। सो हाउ टू टेक द एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर, इट इज़ वेरी सिंपल। यू कैन टेक इट विद योर मोबाइल फ़ोन कैलकुलेटर ऐप, राइट। सो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे करना है। 37.2 का कैसे एंटी लॉग देखना है, बड़ा सिंपल है। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल का साइंटिफिक कैलकुलेटर पार्ट खोल लीजिए, राइट। और आपके पास जो नंबर था वो था 37.2, राइट, दैट वाज 37.2। तो आपने जब भी एंटी लॉग देखना है तो आपने सिर्फ डेसिमल पार्ट सेलेक्ट करना है, मीन्स 0.2, मीन्स ये है 0.2। ओके, तो आपने 0.2 के लिए आपने देखना है एंटी लॉग कैसे देखना है। आप यहाँ क्लिक करें 10 raised to power x पे, राइट। सो मैं यहाँ पर 10 to the power x पे क्लिक करूँगा और आपने सिंपली भरना 0.2, 10 raised to power 0.2, दिस इज इक्वल्स टू 1.58, राइट। और वो जो 37 बच गया था उसके हम पावर बनाएंगे, ऑल राइट। सो आई विल राइट दिस नंबर 1.58 टाइम्स 10 to the power 37 and this is how you can go for antilogs. So let us have one more mathematical expression, relationship between the Gibbs free energy and the EMF of the cell, right. So this is the first expression which is we have already known, delta G equals negative N times FD times E cell. Here is the second expression under standard condition, which is delta G standard equals to negative N FD times the E naught of the cell, right. And finally delta G standard can also be linked with the equilibrium constant, right. So here is the relationship and you can solve it very simply. Solving all these numbers under standard condition we get 5705.8, right. So that was all about the relationship between the Gibbs free energy and EMF of the cell. Understanding these with this example which is NCERT problem. सो यहाँ पर आपके पास एक सेल गिवन है जिसमें फेरिक आयन जो है रिड्यूस हो रहे हैं फेरस में और आयोडाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं आयोडीन में। इसका स्टैंडर्ड EMF आपको गिवन है सेल और आपको डेल्टा G स्टैंडर्ड कैलकुलेट करना है और KC कैलकुलेट करना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो डेल्टा G है वो 0 होगा इक्विलिब्रियम पे, राइट, बट डेल्टा G स्टैंडर्ड इज़ नेवर 0 एट इक्विलिब्रियम, राइट। सो ये मेरे पास एक्सप्रेशन है इसका, राइट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, right. Let us supply the values, right. ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं R and T and then you will just use this equation and F E naught cell और आप इसके बाद इक्वेट कर देंगे, राइट। तो आपके पास यहाँ डेल्टा G के बदले में आपके पास ये चीज़ आ जाएगा इक्वलिटी में, राइट, जिसमें से N की वैल्यू मुझे यहाँ पे पता है कि 2 है क्योंकि 3 से 2 प्लस 2 में मीन्स यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है और F is Faraday constant, here is FD and E standard we know that 2.36. So you supply all the values and you get log of KC and log KC comes out to be 7.983, right, and from KC you again go for anti-log of 7.983 और हम इसका एंटी लॉग देखते हैं जैसा अभी हमने करके देखा था पहले। एंटी लॉग इज़ वेरी सिंपल, राइट। सो फर्स्ट you need to go in the standard condition of the calculator, right. This is the standard value. Okay, now I have 7.983. so मैं यहाँ पे क्या करूँगा 10 raised to power 0.983 and this gives you 9616, which is here written 9616 times 10 raised to power 7, right. So that was all about the relationship of the Gibbs free energy cell and the EMF of the cell, right, and the example.